हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलीमर की परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, पॉलीमर यानी बहुलक। बहुलक को जिसे आप इंग्लिश में पॉलीमर्स कह रहे हैं, इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देते हैं। परिभाषा के नाम पे अगर हम देखते हैं, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वे पदार्थ जो छोटे एवं सरल इकाइयों के पुनरावृत्त क्रम से आबंधित होने के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। अब ये देखिए, आपके पास कितना महत्वपूर्ण चीज आ रहा है। देखिए, इसमें 4 चीज आप अंडरलाइन कर सकते हैं। पहली चीज कि उच्च आणविक द्रव्यमान मतलब कितना, 10 का पावर 3 से 10 का पावर 9 यूनिट। दूसरी बात कह रहा है कि छोटी एवं सरल इकाइयों। देखिए, छोटी एवं सरल इकाइयों का मतलब होता है संरचनात्मक इकाई। और देखिए, ये उच्च द्रव्यमान हो गया, ये बेटा हो गया उच्च द्रव्यमान। अब ये देखिए, दूसरा अंडरलाइन मैंने किया है, यानी संरचनात्मक इकाई को हम लोग एकलक कहेंगे। एकलक यानी संरचनात्मक इकाइयां। देखिए, यानी बहुलक की संरचनात्मक इकाई, या यूं कहें कि बहुलक जिन छोटी इकाइयों से मिलकर निर्मित होता है उसे हम एकलक कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, पुनरावृत्त क्रम में जोड़ना, यानी रिपीटेड फंक्शन होगा ये, यानी बार 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 यही जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे जुड़ रहा है, अगर ऐसे नहीं जुड़ रहा है तो ऐसे जुड़ रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी। अगर ऐसे नहीं जुड़ रहा है तो ए, फिर बी 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 बी, ए, इस प्रकार से जुड़ रहा है। तो मतलब पुनरावृत्त है, एक पैटर्न होगा, एक फैशन होगा उनके बॉन्डिंग का। उसमें भी बोला है कि आबंधित होते हैं। आबंधित का मतलब इसमें जो आबंध होगा, सहसंयोजी आबंध होता है। ये जो आबंध यहां पे होगा, आबंध यानी सहसंयोजी आबंध, ये आपस में निर्मित होता है। अब चूंकि इसमें बहुत सारी इकाइयां निर्मित होती हैं, इनका उच्च द्रव्यमान होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका बहुलक होता है, बहुलक वो एक बृहदाणु होता है, बृहदाणु होता
जो पॉलीमर होता है वह क्या होता है बेटा, एक बृहदाणु होता है। बृहद माने बड़ा, अणु मतलब अणु, जो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मेजर मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, आप कह सकते हैं। ये स्थिति बनती है। अब जरा देखते हैं, अभी अभी हमें पता चला कि एक नया शब्द आया है, एकलक। एकलक मतलब वे संरचनात्मक इकाइयां जिनसे बहुलक का निर्माण होता है। एकलक क्या हो गया, वे संरचनात्मक इकाइयां जिनसे बहुलक का निर्माण होता है, उसे एकलक कहते हैं। अब देखो बेटा जी, अब एकलक तो कह दिए, तो ये एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसे बहुलकीकरण या बहुलकन कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि ये एकलक है और इस एकलक को कोई रिएक्शन किया आपने और ये बन गया बहुलक, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बहुलकन या बहुलकीकरण, इसे हम बहुलकन या बहुलकीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं बेटा, जैसे एथीन होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए ये एथीन है, यहां पे डबल बॉन्ड है। तो जब मैं इसको रिएक्शन करूंगा, जैसे मान लीजिए कि CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, फिर यहां CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो देखो बेटा ये पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक इधर आ जाएगा, फिर इधर वाला इधर खुल जाएगा और इधर वाला इधर खुल जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन खुल जाएगा। तो माने 2 है तो 2 को जुड़ गए, जैसे ऐसे हाथ है मेरा, अब ये मान लीजिए कि और जुड़ गए, तो ये बगल वाले को जोड़ लिया, उस बगल वाले ने बगल वाले को जोड़ दिया, ये लंबी श्रृंखला बन जाएगी, ये श्रृंखला इस साइड भी बन जाएगी। तो इस प्रकार से अगर ये एन लेंगे तो एन तक बन जाएगा। यानी देखिए एन, ये देखिए CH2 ये देखिए डबल था, सिंगल हो गया, है ना, और फिर ये खुल गया एन। तो इस प्रकार से अब ये देखिए ये एथीन है, ये किसका सूत्र है बेटा, ये आपका एथीन का सूत्र है। ये आपका एथीन है, और ये बहुत सारे एथीन है, इसे हम पॉलीथीन कहेंगे, पॉलीथीन। अब ये देखिए, अब ये एकलक था, ये आपका बहुलक हो गया, और ये जो प्रक्रिया हुई इसी को हम लोग बहुलकन कहते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, अगर मैं कोई और चीज भी लूंगा तो कोई और चीज बन जाएगा। देखिए जैसे मैं आपके पास मैं एक और शब्द लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH से, इसको बेटा हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। अब फिर बेटा देखो ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये एक इधर खुल जाएगा, एक इधर खुल जाएगा, तो जब इसका बहुलकन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2 CHCl, और ये देखिए, तो ये देखो विनाइल है, पॉली माने बहुत, मेनी, तो जब यहां पे पॉली लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी। पीवीसी इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि ग्लूकोज होता, आपको तो पता है कि सेलुलोज जो होता है ग्लूकोज से ही बनता है। तो अब ग्लूकोज है तो माने C6H12O6, ये ले लो, ये आपस में जुड़ेगा और इसमें से पानी निकलता चला जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। H का एक का OH और एक का H, यानी अगर मैं NH2O इसमें से निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, C6H5H10O5। याद कीजिए ये किसका फॉर्मूला था, सेलुलोज का था कि नहीं है। तो ये देखिए बहुलक, यानी इस साइड में जो लिखा इसको चाहे इसको, ये जो ग्लूकोज जो है आपका, ये आपका एकलक है, यानी संरचनात्मक इकाई। और ये जो बना है इसके जुड़ने से जो आपस में जुड़ते जा रहे, इसके जो आपस में जुड़ने से बना है, इसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। यानी एकलक सरल संरचनात्मक इकाई और उससे आपस में बार बार जुड़ के जो निर्मित होता है उसे हम बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, बहुलक। तो इस चीज को देखना। अब कहने का मतलब यह है कि बहुलक जो होते हैं का उदाहरण हमने देखा। अब बहुलक जो होते हैं ये बृहदाणु होते हैं, लेकिन बेटा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे बृहदाणु बहुलक नहीं होते हैं। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा कि सभी बहुलक बृहदाणु हैं, परंतु सभी बृहदाणु बहुलक नहीं होते। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो आपके पास है इसका फॉर्मूला है C55H72O7N4Mg। N4Mg, O5N4Mg, ये 5 होगा बेटा। ये आपका क्लोरोफिल है। अब ये बड़ा अणु तो है, बहुत बड़ा, लेकिन ये बृहदाणु तो है, बृहदाणु टिक, लेकिन बहुलक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुलक का शर्त क्या है कि इसमें सरल इकाइयां जुड़कर आपस में बने। जैसे ये घर है और अगर ये ईंटों के जुड़ने से बना है, ईंट अगर इसकी संरचनात्मक इकाई, उसी के बार बार जुड़ने से कोई चीज बना है, और एक है कि इतना बड़ा पत्थर ही उठा के रख दिया, तो बड़ा तो है वो संरचना, लेकिन वो बृहदाणु कहा जा सकता है, उसको हम बहुलक नहीं कह सकते। बहुलक कब कहेंगे? जब वो छोटी छोटी सरल इकाइयों के जुड़ने से बनेगा। जैसे मान लीजिए कि पॉलीथीन था, पॉलीथीन है, अब ये देखिए CH2 ये इन हो गया। अब ये बृहदाणु भी है, बृहदाणु भी है और ये बहुलक भी है। ये बृहदाणु भी है और ये क्या है? बहुलक भी है। दोनों चीजें हैं, ये बृहदाणु भी है और क्या है? ये बहुलक भी है। इस चीज को समझिए। अब मैं
बहुलक के बारे में इसकी परिभाषा जानने के बाद इसमें हम लोग इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकन की कोटि की बात करेंगे। एक शब्द आता है बहुलकन की कोटि। ये क्या है बेटा? इसको एन से दिखाते हैं हम लोग। यह किसी भी बहुलक में उपस्थित एकलकों की संख्या को दर्शाता है। यह किसी भी बहुलक में उपस्थित एकलक की संख्या को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुलक है जिसमें अगर 10 मोनोमर है, एकलक है, तो उसका जो कोटि होगा वो 10 होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एम बहुलक, जहां ये बेटा जी बहुलक का द्रव्यमान है, ये एन गुणा में एम एकलक, यानी अगर मान लीजिए कि एकलक का एक का द्रव्यमान अगर 10 है और ये 10 है, तो बहुलक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी मैं बहुलकन की कोटि को ऐसे भी दिखा सकता हूं, एम बहुलक बटे में एम एकलक। ये भी एक उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो इसका उदाहरण कर सकते हैं। उदाहरण या कहें तो उसका वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण के साथ ही थोड़ा थोड़ा उदाहरण लेंगे। तो ये आपका बहुलकन की कोटि या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एक शब्द देखिए, वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण। अब ये देखिए, बहुलक का वर्गीकरण। अगर हम बहुलक के वर्गीकरण की बात करें तो इसको कई तरह से बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम इसे बांटते हैं स्रोत की प्रवृत्ति के आधार पर। एकलक यानी मोनोमर के स्रोत की प्रवृत्ति के आधार पर। अब देखिए बेटा जी, अब अपने पास जो है, जैसे बहुलक जितने भी हैं अपने पास, उनको हम 3 कैटेगरी दे सकते हैं। एक जो बहुलक होंगे उसे हम ऑर्गेनिक या कार्बनिक बहुलक कहेंगे, कार्बनिक बहुलक। अब देखिए, कार्बनिक बहुलक में क्या, जो कार्बनिक यौगिक से निर्मित होंगे, और कार्बनिक यौगिक भी ऐसे जो हम लोग बनाएंगे, मनुष्यों द्वारा निर्मित, यानी ये संश्लेषित होंगे। ये क्या होंगे? संश्लेषित बहुलक होंगे। ये जो होंगे संश्लेषित बहुलक। अब देखिए, संश्लेषित बहुलक यानी मानव निर्मित होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं ये, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे नायलॉन,
नाइलॉन 66, पीवीसी, पॉलीथीन एक्सेट्रा। एक होगा बेटा अकार्बनिक बहुलक। अब अकार्बनिक बहुलक क्या होता है बेटा? अकार्बनिक बहुलक जैसे एस्बेस्टस देखे हैं, सिलिकेट, हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा, पायरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, जियोलाइट, ये सारे सिलिकॉन, ये सारे जो होते हैं है तो ये बहुलक, लेकिन ये अकार्बनिक है, इसमें कार्बन का कोई रोल ही नहीं है, इनऑर्गेनिक होते हैं ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे बेटा जी सिलिकॉन, सिलिकेट, सिलिकॉन, सिलिकेट, जियोलाइट इत्यादि, ये सब नेटवर्क फ्रेमिंग होती है। जियोलाइट के बारे में भी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का फ्रेम पे बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना जाता है। ये आप जानते हैं ऑर्गेनो सिलिकेट होते हैं, सिलिकॉन जो होते हैं फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ होते हैं, ऑर्गेनो सिलिकेट। और सिलिकेट तो आप जानते हैं ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, चेन सिलिकेट वगैरह, ये सब जो चीजें होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, एस्बेस्टस, ये सब चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो सब पॉलीमर ही है। बट दोज पॉलीमर इज नॉट बिलोंग टू, मतलब वो जो पॉलीमर है वो हमारा कार्बनिक नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। तीसरा जो होता है जैव पॉलीमर, जैव बहुलक। जैव बहुलक आप लोग जैव अणु में बहुत सारे बहुलकों के बारे में पढ़े हैं। ये जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं जैसे बेटा सेलुलोज हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, रबड़ हो गया इत्यादि। यानी ये नेचुरल होता है, इसको मैन मेड नहीं होता है। हाँ, मनुष्य इसमें कुछ सुधार कर सकता है, लेकिन ये होता नेचुरल है। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी है कि इसके जो मोनोमर है उसके जो सोर्स है उसका नेचर क्या है। अगर उसका नेचर ऑर्गेनिक है तो ये कार्बनिक हो गया, इनऑर्गेनिक है तो ये अकार्बनिक हो गया, अगर ये किसी लिविंग बॉडी से डायरेक्ट मिल रहा है तो जैविक हो गया, बायोपॉलीमर। इसको कहेंगे ऑर्गेनिक, इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक, और इसको कहेंगे बायोपॉलीमर। अब जो कैटेगरी हम लोग करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है मेनली आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में ही पढ़ना, इन सब के बारे में बहुत लिटिल डिस्कशन है। इसमें तो केवल रबड़ के बारे में पढ़ना है, बाकी तो ये अलग चैप्टर में ही डिस्कशन है, और ये इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। इस चैप्टर में केवल इनके बारे में पढ़ना है, तो ये देखना है। तो पहला हम लोग इसकी कैटेगरी करेंगे नेचर ऑफ मोनोमर के आधार पर, यानी एकलक की प्रवृत्ति के आधार पर, एकलक की प्रवृत्ति प्रकृति के आधार पर। देखिए बेटा, इसके आधार पे दो भाग में बांट दीजिए आप। पहला बहुलक,
अब सहबहुलक जो होते हैं, इसके जब हम गहन अध्ययन करेंगे, जो टॉपिक लेंगे अगले अगले लेक्चर में, तो इसके 4 प्रकार हो जाएंगे। जैसे एकांतरित, एकांतरिक बहुलक, ब्लॉक, रैंडम, रैंडम और ग्राफ्टिंग बहुलक। ये 4 प्रकार हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है सहबहुलक, मतलब 2 अलग अलग बहुलकों से मिलकर ये बनता है। जैसे ए बी 2 अलग अलग होंगे, और एक होगा बेटे जी समबहुलक। जैसे पॉलीथीन था ना, दोनों एक जैसा ही जुड़ता था, ये ए टाइप होगा, एक ही चीज आपस में जुड़ता चला जाएगा। और इसमें क्या होगा कि 2 अलग अलग चीजें आपस में जुड़ के सहबहुलक बनाएंगे। अगर मैं इसके सोर्स के आधार पर बांटू, यानी स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, तो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3। इसके आधार पे 2 प्रकार के हुए, इसके आधार पर 3। कौन कौन भाई? पहला प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, रबड़ हो गया। एक होता है संश्लेषित, संश्लेषित में जैसे नायलॉन हो गया, आपका टेरिलीन हो गया, पॉलिस्टर, पॉलीथीन हो गया। और एक होता है अर्ध संश्लेषित। इसमें क्या करते हैं बेटा कि ये जो प्राकृतिक बहुलक है ना, इसी में दोनों को मिला देते हैं। जैसे कॉटन होता है ना, सूत, कॉटन, कॉटन आपका प्राकृतिक है, और उसको टेरिलीन से मिला दीजिए तो टेरी कॉटन बन जाता है। तो इसमें क्या होगा? टेरी कॉटन, टेरी वुल, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोएसिटेट, ये सब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे क्या होता है। अगर मैं और भी इसके अगला अलग प्रकृति बताऊं, इसका और वर्गीकरण करें, मान लीजिए कि संरचना के आधार पर बांटे तो अगर संरचना के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो पहला होगा रेखीय, लीनियर, रैखिक बहुलक। दूसरा हो जाएगा शाखित बहुलक। एक होता है बेटा जी तिर्यक बंधित बहुलक, तिर्यक। अगर मैं पांचवा मतलब निर्माण की विधि के आधार पर बताऊं कि किस प्रक्रिया द्वारा ये बन रहे हैं, निर्माण प्रक्रम के आधार पर, निर्माण प्रक्रम के आधार पर अगर हम देखें तो निर्माण प्रक्रम के आधार पर एक होगा संकलन बहुलक, दूसरा होगा संघनन बहुलक, है ना। अगर मैं इनकी क्रिया विधि के आधार पर, कि मतलब किसी प्रक्रिया में कौन सी क्रिया विधि द्वारा ये निर्मित होते हैं, यानी निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान
उपयोगित क्रिया विधि के आधार पर। तो दो प्रकार के होंगे, एक होता है श्रृंखला वृद्धि बहुलक, श्रृंखला वृद्धि बहुलक, और एक होगा श्रेणी वृद्धि। यानी एक होता है चेन ग्रोथ और एक होगा स्टेप ग्रोथ। बहुलक और लास्ट अगर मैं इनके अंतराण्विक आबंध के आधार पर अगर बात, अंतराण्विक आबंध के आधार पर अगर मैं इसके आधार पर देखूं तो इलास्टोमर 4 प्रकार होंगे बेटा। इलास्टोमर, दूसरा होगा बेटा जी फाइबर, फाइबर को हम लोग बेटा ये तंतु कहेंगे। तीसरा होगा थर्मो प्लास्टिक, और लास्ट जो कैटेगरी होगा थर्मोसेट। देखिए बेटा, तो इस प्रकार से हम इन सभी बहुलकों के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की व्याख्या उनके उदाहरण और प्रक्रिया के साथ एक एक करके करेंगे आने वाले क्लासेस में। आप इसको बार बार मतलब इसको ध्यान रखेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आज से शुरू कीजिए, रोज का रोज कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा।